गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास में एसएसटी की इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा वो क्लासेस के दौरान करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है रह गए थे, तो इस फर्स्ट लेसन को मैं आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कंप्लीट जो चैप्टर है आज मैं इस वीडियो के अंदर करवाऊँगा। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गांव की जो है कहानी, और पालमपुर जो गांव है उसके साथ में दो अन्य गांव जो जुड़े हुए हैं, कस्बे की टाइप में है। एक ही जो मार्ग पर प्रमुख जो मार्ग है पालमपुर में, उसमें रायगंज, पालमपुर और तीसरा जो है वो है शाहपुर। इन तीनों गांव, शाहपुर और रायगंज जो है एक बड़ा गांव है, इसी प्रकार शाहपुर भी क्या है, एक कस्बा है। अब पालमपुर इसमें जो है मुख्य भूमिका के रूप में जो है चर्चा होती है इसके अंदर, क्योंकि पालमपुर जो गांव है वहाँ की अधिकांश यानी 80% जो आबादी है वहाँ की किस पे निर्भर है, कृषि पर, या फिर क्या बोला जाता है इसको, खेती। पालमपुर गांव के अंदर कृषि या जो खेती है इनका क्या है, मुख्य व्यवसाय है, मुख्य क्रिया जो है यहाँ की वो है कृषि। और इस गांव के अंदर जो कुल परिवारों की संख्या है वो है 450 परिवार है। छोटे बड़े जो परिवार है वो कितने हैं, 450 परिवार है, जिसमें से 150 जो परिवार है वो क्या है, भूमिहीन है, यानी जिसके पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है। उसके बाद में 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत जो है भूमि है, या मध्यम किसान, या फिर इनको बोलेंगे छोटे भूमिधारक, जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि या फिर 2 हेक्टेयर से कम भूमि जो जिसके पास होती है। ये इन परिवारों की जो संख्या है वो कितनी है, 240। जिसके पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है उनकी संख्या है 150। बाकी बची 60 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। दो हेक्टेयर से अधिक भूमि है या फिर उससे भी ज़्यादा जो है भूमि है। इसमें से 60 परिवारों में से 40 ऐसे परिवार है जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, लेकिन 10 या 20 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो है बड़ी सामंत है या जो है बड़े किसान है, जिनके पास लगभग 20 हेक्टेयर के आसपास जो है ज़मीन पाई जाती है। अब जो पालमपुर गांव है इसमें कुल हेक्टेयर जो भूमि है वो कितनी है, 200 हेक्टेयर भूमि जो है इस गांव के अंदर है। इस गांव का जो मुख्य व्यवसाय जो है किस पर निर्भर करता है, कृषि पर। तो ये थी पालमपुर गांव में जो मुख्य तथ्य जिस पर हमें चर्चा करनी है। अब हम चलते हैं पालमपुर गांव के अंदर किस प्रकार की जो है कृषि जो अपनाई जाती है, इसके साथ साथ जो है अन्य व्यवसाय जो है कृषि के अलावा अन्य उत्पादन के जो संगठन है वो किस प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन के संगठन की। उत्पादन के संगठन यानी जो महत्वपूर्ण कारक जिसके माध्यम से उत्पादन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ये सभी हमारे लिए क्या है, उत्पादन के कारक या संगठन कहलाते हैं। उत्पादन का ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना जिससे लोगों की आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन
उत्पादन क्या कहलाता है? उत्पादन के संगठन कहलाते हैं। और इसके माध्यम से, किसके माध्यम से होते हैं? जैसे अनाज का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है, श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाशील जो पूंजी होती है, यानी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, मजदूर या श्रम और प्राकृतिक कारकों की। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारकों में कौन से आते हैं? जैसे सूर्य, हवा है, पानी है, भूमि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक कारकों के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजियों का भी क्या है? इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम उत्पादकता में प्रयोग किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले भूमि की। भूमि और पानी के माध्यम से, यानी भूमि और पानी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनाज का जो है उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे खनिज प्राप्ति है, खनिज का उत्पादन भी किसके माध्यम से किया जाता है? भूमि के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है हमारा श्रम। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए सबसे पहले जो जरूरी भूमि के बाद में वो है श्रमिक या मजदूर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पादन क्रियाओं में ये सहायक होते हैं। तीसरा है हमारा भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी कौन सी होती है? यानी वो कार्यशील पूंजी जिसका प्रयोग हम अन्य प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के अंदर करते हैं। जैसे श्रमिक के तौर पर इसको, यदि किसी भी श्रमिक को मजदूरी देनी है, उसका मेहनताना देना है, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। और मुद्रा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के, जैसे फर्टिलाइज़र है, विभिन्न प्रकार की खादें हैं, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, इसके अलावा औजार है, तो ये सभी संसाधन हम किसके माध्यम से खरीद सकते हैं? मुद्रा के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार जो भौतिक पूंजी होती है, कई प्रकार की जो साधनों का, या फिर इसको क्या बोला जाता है? आगत शब्द आता है एक। आगत का मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के साधन जिसका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। आगत या फिर साधन, जिसमें मुख्य तौर से दो प्रकार की आगतों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी? पहली है स्थायी पूंजी और दूसरी है अस्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी कौन सी होती है? यानी वे सभी पूंजी या वे सभी संसाधन जो 2 वर्ष या फिर इससे अधिक समय तक हमारे पास रहते हैं। अस्थायी पूंजी जो चलायमान होती है, चलायमान साधन जिसका प्रयोग हम थोड़े समय के लिए करते हैं। तो स्थायी पूंजी जो अधिक लंबे समय तक जिसका हम प्रयोग करते हैं, अस्थायी पूंजी जो कम समय तक प्रयोग में की जाती है। स्थायी पूंजियों के दौरान जैसे औजार है, भूमि है, मशीन, इसके अलावा हमारे जो भवन है या फिर घर। अस्थायी पूंजी जो होती है, इसमें मुख्य रूप से जो हम प्रयोग करते हैं उसमें होते हैं कच्चा माल, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ नगद के रूप में जो मुद्रा हम प्रयोग करते हैं वो भी क्या होती है? चलायमान पूंजी होती है, क्योंकि मुद्रा जो होती है वो कभी भी हम लंबे समय तक इसको अपने पास नहीं रखते और इसका प्रयोग हम किसी न किसी रूप में थोड़े थोड़े समय के दौरान या थोड़ी अवधि के बाद में इसका किया जाता है। तो ये थी भौतिक पूंजी में
इसके बाद में हमारा जो चौथा कारक है उत्पादन के संगठन में, वो है ज्ञान और उद्यम। मुख्य तौर से यदि हम बात करें इसमें ज्ञान और उद्यम की, तो यहाँ पे जो होती है उसको बोलते हैं मानव पूंजी, या मानव पूंजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, मानव कौशलों का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की उत्पादन की जो क्रियाएं होती है, जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के दौरान हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र के दौरान हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र के दौरान हो। जिन 3 क्षेत्रों की चर्चा हमने सेकंड लेसन के दौरान की थी, उन्हीं पर निर्भर जो है ये पूरी जो पालमपुर गांव की जो है कहानी सीमित है। और कहीं न कहीं उसका जो प्रयोग है यहाँ पे किया जाता है। मानव कौशलों की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की ज्ञान व तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन जो किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मानव पूंजी कहा जाता है। भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ जोड़कर और उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, तकनीक, या फिर जो जिसे हम क्या कहेंगे, मानव कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारक थे उत्पादन के संगठन के लिए। उसके बाद में पालमपुर गांव के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां आती है और उन गतिविधियों में किस प्रकार का जो बदलाव आता है उसकी चर्चा हम करते हैं। कृषि गतिविधियों में बदलाव। अब कृषि गतिविधियों में बदलाव वही महत्वपूर्ण कारक जिसमें सबसे पहले हम भूमि, दूसरा हमारा क्या है, श्रम, तीसरा हमारा क्या है, पूंजी, और इसमें चौथा है अधिशेष कृषि उत्पादन। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें भूमि की, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो उत्पादन है वो भूमि के दौरान किया जाता है। लेकिन इसमें वस्तुतः साधारणतः इसके अंदर मुख्य तौर से जो भूमि है उसको हम क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, स्थिर होती है। लगातार इसका विभिन्न संसाधनों की या अनाज का उत्पादन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, खनिज संसाधनों का उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो भूमि के अंदर जैसे जैसे समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव आए, जिसकी हम बात करें तो जैसे बहुविध फसल प्रणाली की बात करें, इसमें बहुविध फसल प्रणाली। अब बहुविध फसल प्रणाली कौन सी होती है, जहाँ पे एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें बोई जाती है। 2 से अधिक जो फसलें बोई जाती है उसको क्या बोला जाता है, बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। अब इसके साथ साथ भूमि में अधिक उत्पादन करने के लिए सबसे जो इसके बाद में प्रयोग होने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, वो है आधुनिक कृषि उत्पादों का प्रयोग। आधुनिक कृषि उत्पादों का प्रयोग। आधुनिक कृषि उत्पादों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब हम बात करते हैं 1960 के दशक की, उस दौरान क्या था, हरित क्रांति का दौर आया था। और हरित क्रांति जो है एक्चुअल के अंदर 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में, अंतिम वर्ष में जो शुरू हुई थी।
और इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो है कितनी, 1967 और 68 के दौरान। अब हरित क्रांति का जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी भी आधुनिक जो कृषि उत्पाद है उसका प्रयोग करके। जो उत्पादन की जो प्रक्रिया थी, उत्पादन में मुख्य तौर से वृद्धि करना था। ये जो है महत्वपूर्ण हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य माना गया था। जो उत्पादन विभिन्न प्रकार के जो अनाज थे, जैसे इसके अंदर सबसे पहले गेहूं और चावल, और इसके साथ साथ जो दलहन फसलें थी जिसको मोटे अनाज कहा जाता है, दलहन फसलों का जो उत्पादन है उसके अंदर बढ़ोतरी करना था, उसमें वृद्धि करना था। अब हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार किया गया था? पहले क्या होता था, परंपरागत जो बीजों का प्रयोग किया जाता था। परंपरागत जो बीज थे वो क्या थे, जो आमतौर पर हमारे घरों के अंदर यूज होने वाले जो बीजों का प्रयोग किया जाता था। एक वर्ष जैसे कपास है या फिर गेहूं का उत्पादन हम कर रहे हैं तो उस फसल में से उस बीज को क्या है निकाल लिया जाता था, और वही बीज जो है अगले वर्ष उसी बीज को जो है दोबारा बीजा जाता था, यानी दोबारा उसको बोया जाता था। तो निरंतर क्या है, क्रमागत इसका प्रयोग होने के कारण इस बीज की क्या है जो क्वालिटी होती थी उसमें कमी आ जाती थी, और उत्पादन मनचाहा उत्पादन वो नहीं होता था। उत्पादन का जो स्तर था वो लगातार उसमें कम होता जा रहा था। तो जब 1967 के दौरान हरित क्रांति जब की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान क्या था, HY बीजों का जो है प्रयोग हुआ था। इसको बोलते हैं हाई याल्डिंग वैरायटी, यानी अधिक उपज वाले बीज। तो इन बीजों का जो है प्रयोग किया गया और इससे उत्पादन के अंदर जो है काफी वृद्धि देखने को मिली थी। तो ये था जो कृषिगत यानी भूमि के दौरान जो कृषि गतिविधियों के अंदर बदलाव आता है। उसके बाद में श्रम की बात करें हम तो श्रम में क्या है, उत्पादन का जो ये दूसरा आवश्यक तत्व होता है, दूसरा आवश्यक कारक जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, श्रम माना जाता है। छोटे जो किसान थे वो क्या करते हैं, जिसके परिवार में 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी, तो विभिन्न जो सदस्य होते थे घर के जो परिवार के सदस्य ही उस पर जो है पारिवारिक श्रम के माध्यम से अनाज का उत्पादन होता था या कृषि की जाती थी। लेकिन जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि थी या जिसके परिवार के जो है अधिक सदस्य नहीं होते थे, कम सदस्य होते थे, जो कार्य करने के अंदर समर्थ नहीं होती थी, तो उसको किस पर निर्भर होना पड़ता था, उनको मजदूरों पर या फिर क्या है इसको बोला जाता है श्रमिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब इनका जो प्रयोग है वो उत्पादन के लिए किया जाता था। अब फसलों का जो उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को या तो फिर बंटाईदार पे फसलें जो दी जाती थी या फिर दैनिक जो मजदूरी है उसके हिसाब से इन श्रमिकों को रखा जाता था। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण तत्व जिसमें बदलाव आया था, पूंजी। अब पूंजी की जहाँ पे हम बात करें तो छोटे किसान बड़े किसानों या फिर गांव के जो बड़े किसान होते थे या जमींदार थे, उनसे क्या करते थे, ऋण लिया जाता था। उनसे ऋण लिया जाता था और ऋण जो है कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे किसी सिंचाई के लिए उसको ऋण के पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, खाद डालने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, भूमि में जो है गहराई करने के लिए या गहाई करने के लिए, इसके साथ साथ उसका लेवल करने के लिए, या फिर भूमि में अनाज का
कटाई और छंटाई के दौरान उसका किसका प्रयोग हुआ था? श्रमिकों का होता था, लेकिन श्रमिकों के लिए क्या लेना पड़ता था? ऋण लेना पड़ता था। अब जो गांव के जो बड़े जमींदार या किसान होते थे, उनसे जो ऋण लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? उसको असंगठित क्षेत्र या जो है अपरंपरागत तरीके से असंगठित क्षेत्रों से लिया गया ऋण बोला जाता था। और असंगठित क्षेत्रों से जो ऋण लिया जाता था उसकी जो ब्याज दर थी वो क्या होती थी? अधिक होती थी। अब छोटे किसान जिसकी उपज अधिकांश जो इसका जो उपज थी वो किस में चली जाती थी? उसके ऋण चुकाने के अंदर चली जाती थी, तो वह अपनी आय के अंदर जो है अतिरिक्त वृद्धि नहीं कर पाता था। और ये ऋण जो है वो अपनी कृषि कार्यों के दौरान विभिन्न प्रकार की जो आगतें होती थी, जो विभिन्न प्रकार के जो साधन थे उसमें खरीदने के लिए करता था। इसके बाद में हमारा जो अधिशेष पूंजी निर्माण की हम बात करें, अधिशेष कृषि उत्पाद। सबसे पहले हम बात करें अधिशेष की। अधिशेष क्या होता है? अधिशेष क्या होता है? यानी कोई भी व्यक्ति या किसान आवश्यकता के लिए अनाज का कुछ जो भाग है अपने पास रखता है, रखना, और अतिरिक्त जो अनाज होता है उसको बाजार में बेचना क्या कहलाता है? अधिशेष कहलाता है। यानी कोई भी किसान जिसको अपनी घर की आवश्यकता के लिए जो अनाज का उत्पादन किया है, उस अनाज में से वो अपनी आवश्यकता के लिए कुछ अनाज अपने पास रखता है, और जो बचा हुआ अनाज होता है जिसको वो बाजार के अंदर बेचता है, मंडी में ले जाकर बेचता है, तो वो क्या कहलाती है? अधिशेष कहलाता है। अतिरिक्त जो अनाज होता है उसको अधिशेष बोला जाता है। किसान उपज का जो एक हिस्सा क्या है अपने पास रख लेता है और अधिशेष अनाज जो है बाजार में बेच देता है। और ये जो अनाज होता है वो किसके लिए होता है? इससे क्या है, विपणन की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी होती है। विपणन क्या क्या होता है? किसानों या जो मध्यम वर्ग का जो मजदूर होता है, या किसानों और जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उस पर निर्भर करता है। उसकी मध्यस्थता की जो कड़ी है उसको क्या बोला जाता है? विपणन बोला जाता है। क्योंकि सबसे जो इसमें मुख्य तौर से भूमिका निभाने वाले जो होते हैं वो क्या कौन होते हैं? वो होते हैं किसान या मध्यम वर्ग, जो बाजार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। और विभिन्न प्रकार की जब वस्तुएं खरीदी जाती है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। बड़े जो उद्योग होते हैं, उद्योगों में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसको बाजार में बेचा जाता है। बाजार से जो आम जनता होती है या आम व्यक्ति जो है उस वस्तुओं को खरीदता है। तो इस तरह उनके मध्य विपणन की जो प्रक्रिया होती है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जो कृषि के अंतर्गत, तो यही जो कार्य प्रणाली जो की जाती थी। उसके बाद में थी कुछ परिवार गैर कृषि कार्यों में लगे हुए थे, क्योंकि कृषि के माध्यम से उनकी जो अतिरिक्त आमदनी थी या अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होता था। तो कुछ जो किसान थे या पालमपुर गांव के कुछ व्यक्ति किस कार्यों में लगे हुए थे? गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे। गैर कृषि गतिविधियों में सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी की। अब डेयरी का उत्पादन जिसके अंदर पशुपालन किया जाता, पशुपालन में
चाहे भेड़े पालना हो, गाय पालना हो, भैंस पालना हो, इसके अलावा मत्स्य जो पालन था वो भी क्या है डेयरी के अंतर्गत आता था। इसके साथ साथ जो व्यापारियों के संग्रहण केंद्र हुआ करते थे, संग्रहण केंद्र जहाँ पे किसी भी प्रकार का भंडार का निर्माण किया जाता था, तो इन संग्रहण केंद्रों में या जो भंडारण होते थे उसके अंदर अनाज जो है वो रखा जाता था और आवश्यकता पड़ने पर उसका जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरा था लघु स्तरीय कृषि गतिविधियां। लघु स्तरीय गतिविधि, लघु स्तरीय का मतलब क्या है, छोटे तौर पर जो उद्योग चलाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो छोटे किसान होते थे वो अपनी आय में वृद्धि करने के लिए जो लघु उद्योग है उसका निर्माण इसमें किया जाता था। इसके साथ साथ पारिवारिक सहायता से अधिकतर जो घर थे या इसका जो कार्य है वो किसमें किया जाता था, खेतों के अंदर किया जाता था। उसके बाद में दुकानदारी, दुकानदारी के अंदर भी क्या है, बहुत से जो लोग थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी या जिस किसी बड़े सार्वजनिक स्थल के आसपास जो है दुकानदारी का काम करते थे, जो अतिरिक्त आय के सृजन में उसकी सहायता करती थी। इसके बाद में था परिवहन या फिर यातायात के साधन। इसका प्रयोग भी क्या है, परिवार जो पालमपुर गांव के जो लोग थे वो अपनी आय के अंदर वृद्धि करने के लिए करते थे। कई बार क्या होता था, कृषिगत के दौरान अकाल पड़ने से या फिर खेतों के अंदर उपयुक्त अनाज जो उत्पादन न होने के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या थी, काफ़ी कमज़ोर हो जाती थी और उसको जो है भरपाई करने के लिए या फिर उसकी आय के अंदर वृद्धि करने के लिए जो बहुत से लोग थे वो इन कार्यों के अंदर लगे हुए थे। तो ये थी गैर कृषि गतिविधियां जो मुख्य रूप से की जाती थी। तो कृषि कार्यों के दौरान जो एक चर्चा हमने की थी, जो कृषि श्रमिक थे उसमें दो प्रकार की जो है बेरोजगारी देखने को मिलती थी, जिसको बोला जाता था पर्सनल बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। और इसका जिक्र हमने सेकंड लेसन में भी अच्छी प्रकार से किया है। पर्सनल बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, किसी भी भूमि पर 8 व्यक्ति लगे हुए हैं कार्य के लिए, आवश्यकता के लिए कितनी आवश्यकता है, 5 व्यक्तियों की या 5 सदस्यों की। तो जो 3 सदस्य जो अतिरिक्त लगे हुए हैं ये क्या है, पर्सनल रूप से क्या है, बेरोजगार है या इनको काम नहीं मिलता और नए काम मिलने की वजह से जहाँ पे 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है वहाँ पे 8 व्यक्ति यहाँ पे काम करने के लिए लगे हुए हैं। और मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, किसी वर्ष के कुछ एक महीनों के अंदर या कार्य फसलों का उत्पादन करने के लिए जब फसल की कटाई की जाती है, बुआई की जाती है, कटाई की जाती है या फिर उसकी गुड़ाई की जाती है, उस दौरान जो है मौसम के अनुसार जैसे वर्षा ऋतु के बाद में जो फसलें बोई जाती है उस दौरान जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको क्या बोला जाता है, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और किसी भी व्यक्ति विशेष को वर्ष के कुछ एक महीनों में काम मिलना, 4 से 5 महीने जो है उसको काम मिलता है और अन्य दिनों में वो क्या है, बेरोजगार रहता है या खाली रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये थी पालमपुर गांव की कहानी में विभिन्न कृषि से संबंधित मुख्य व्यवसाय था यहाँ का। इसके साथ साथ अतिरिक्त व्यवसाय में भी बहुत से लोग लगे हुए थे। इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ कहानियाँ किसी व्यक्ति विशेष की जो है कहानियाँ भी दी गई है, जो आप अपनी बुक में से रीडिंग कीजिए
और जो मुख्य तौर से किस पर निर्भर करती है, जो हमारे यहाँ पे जो ऋण संबंधी थी असंगठित और संगठित क्षेत्रों की जब हमने चर्चा की थी, जो संगठित क्षेत्र होते हैं जैसे किसी बैंक से ऋण लिया जाता है तो उसके ब्याज की जो दर होती है वो कम होती है और अतिरिक्त बोझ जो है उस पर उत्पादन पर उसका नहीं पड़ता, जबकि असंगठित क्षेत्रों की ब्याज की जो दर होती है वो अधिक होती है और उनकी आय का अधिकांश जो हिस्सा है वो ऋण चुकाने के अंदर चला जाता है। तो इसलिए जो असंगठित क्षेत्रों से ऋण की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या मानी गई थी। तो ये था हमारा पालमपुर गांव की जो कहानी, जिसमें विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों से संबंधित जो कार्यप्रणाली दी गई है। तो थैंक यू।